वक्फ संशोधन बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान सामने आया है। जगदंबिका पाल ने दावा किया कि विपक्ष बिल पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है और उम्मीद है कि एक दो दिन में जो ये बिल है वो सदन में पेश होगा। क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया टाइम बाउंड। सरकार की इच्छा थी कि जब बिल आया था उस समय संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम इस बिल को पास कर सकते हैं, लोकसभा से राज्यसभा कानून बना सकते हैं, लेकिन इस बिल पे और चर्चा हो, देश के सभी स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन हो, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ या माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, बार काउंसिल्स के साथ, फॉर्मर जजेज के साथ, वाइस चांसलर के साथ, और इस दिशा में लखनऊ भी आए पूरी कमेटी को लेकर, पटना गया, कलकत्ता गया, गुवाहाटी गया, भुवनेश्वर गया, मुंबई गया, तेलंगाना, हैदराबाद गया, अहमदाबाद गया, कलकत्ता, चेन्नई गया, बेंगलोर गया, पूरे देश में हज़ारों स्टेक होल्डर से मिले। उसके बाद 38 बैठकें दिल्ली में हमने की, 118 घंटे वहाँ पे मिले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिले और उनको 3 घंटे सुना। फिर भी अभी हमने रिपोर्ट दे दी, उस पर उसके आधार पे जो बिल आएगा उस बिल का वेट करना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से रमज़ान के पवित्र महीने में वक्फ बिल को लेकर के सियासत किया, झूठ बोल करके, गुमराह करके काली पट्टी बंधवाई, तो या तो हमारी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जो रिपोर्ट हमने दे दिया है उसमें हम रिपोर्ट पढ़ लें, तो मुझे लगता है मैं चुनौती देता हूं कि चाहे ओवैसी हो, चाहे सपा कांग्रेस या कोई संगठन, माइनॉरिटी संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, अगर किसी एक सवाल पे भी मैं चुनौती देता हूं, ये कह दें कि वक्फ की बेहतरी के बजाय नुकसान है, तो मैं निश्चित तौर से अपनी बात को वापस ले लूँगा और मैं सदन से त्यागपत्र दूँगा। तो जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत विस्तृत चर्चा की है, देश भर में सुझाव लिए गए हैं, दिल्ली में कई बैठकें की गई, लेकिन शोएब जामेई कह रहे हैं कि मुस्लिमों के सुझाव को नहीं माना गया। अनिला सिंह, शोएब जामेई के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जुमई साहब, सबसे पहले तो ये जानते होंगे अच्छी तरीके से, जब ये कानून बना था, ये शिया सुन्नी के लिए बनाया गया था कि आपस में इनकी प्रॉपर्टीज को लेके झगड़ा वगड़ा होता है। बाद में जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसको तुष्टिकरण करने वाली सरकारें आ गई तो एक तरफा कर दिया गया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कर दिया गया। जब विभाजन हुआ तो जब हिंदू हमारे यहाँ पर आए, हमारे भारत में, और यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज छोड़कर गए थे तो हिंदू उसमें बस गए, ठीक है, और उनसे कहा गया कि ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आपके नाम कर दी जाएगी। तो उसमें बहुत बड़ा खेल हो गया, जो आज की तारीख में वक्फ एक्ट का सेक्शन 108 है। जब पहले 66H हुआ करता था 1995 में, इसको 108 बना दिया था सेक्शन, कि ये वायदा करके कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों की हो जाएंगी। पर राजीव गांधी जी ने 1995 में क्या किया, ये कह दिया कुछ नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ की होंगी, वक्फ की होंगी। इस प्रकार से जाति की गई, जबरदस्त जाति की गई। उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और जैसा मैंने कहा ना कि आप बता दीजिए, अगर मैं गलत कह रही हूं, अगर मैं सेक्शंस के नाम गलत ले रही हूं, अगर मैं इतिहास वक्त का गलत बता रही हूं। पहले तो अक्फ हुआ करता था, अक्फ हुआ करता था कि भाई कि अल्लाह के नाम पे जो प्रॉपर्टीज डोनेट की जाती थी उसके लिए हुआ करता था। अरे, जो प्रॉपर्टीज जिसमें हिंदू रह रहे थे पाकिस्तान से आने के बाद, आपने वो भी उठा के वक्फ को दे दी। हाँ, बेंगलोर में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चलिए मैं शोएब जामेई से इन आरोपों पर जवाब लूंगा, लेकिन दानिश आजाद अंसारी क्या कह रहे हैं इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। एक्ट आने के बाद जो वक्फ की लैंड है वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनेंगे, जहाँ गरीब मुसलमान का बच्चा, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, तो कुछ खास लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लड़ाई देखिए खास बनाम आम है। ये लड़ाई जो है, ये जो कुछ लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पे कुछ खास लोग काबिज है, और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा तो ये खास लोगों का जो कब्जा है वो कब्जा मुक्त होके आम गरीब मुसलमानों को उसका वेलफेयर मिलेगा। तो जितने लोग ये विरोध कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट
आज मुसलमानों के हितों के लिए बहुत ज़रूरी है। आम मुसलमानों का पूरा साथ मोदी सरकार के साथ है। आम मुसलमान ये चाहता है, मैं खुद अपील भी करता हूँ आम मुसलमान भाइयों से कि वो समझे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कितनी वक्फ की लैंड है जहाँ पे मुस्लिम वेलफेयर के लिए कोई काम हो रहा है, इसका भी आंकड़ा निकालना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और ये आंकड़ा ज़रूर निकालना चाहिए कि कितने जनपदों में वक्फ की लैंड पे हॉस्पिटल खुले हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, कितने जगहों पे वक्फ की लैंड पे चैरिटेबल स्कूल्स खुले हैं। तो यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद कह रहे हैं कि ये आम बनाम खास मुसलमान के बीच की लड़ाई है और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। शोएब जामेई, जवाब दीजिए, क्या जो सवाल यहां दानिश आजाद ने पूछे, कितनी वक्फ की जमीनों पर अस्पताल, कितनी वक्फ की जमीनों पर स्कूल ये खोले गए हैं, इन सवालों का क्या जवाब है शोएब जामेई? सबसे पहले तो दानिश आजाद अंसारी जी को मैं पर्सनली तौर पर भी जानता हूं, तो उनकी क्या मजबूरियां हैं इस बात को भी मैं समझता हूं। लेकिन कभी आप उनसे ऑफ कैमरा पूछेंगे तो उनको भी इस बात का कश्मकश होता है कि लगातार एंटी मुस्लिम स्टैंड सरकार क्यों ले रही है। अब चूंकि उन्होंने जो बातें कही हैं उसी से निकालते हैं एक बात कि उनका कहना है कि भाई सरकार जो है ये अस्पताल बनाने जा रही है और उसमें उत्थान होगा मुस्लिम समुदाय का और पढ़ने की व्यवस्था होगी, तो क्यों विरोध कर रहे हैं। आपको पता है मौलाना आजाद फेलोशिप जो है मुसलमान बच्चों की उत्थान के लिए था। कई लाख बच्चे, 7 लाख 8 लाख बच्चे हर साल उससे जो है फेलोशिप मिलती थी, उसको हायर स्टडीज के लिए मिलती थी, यहाँ तक कि पीएचडी तक के लिए मिलती थी। उस मौलाना आजाद फेलोशिप को सरकार ने खत्म कर दिया। ये कौन सा उत्थान किया आपने? शोएब जामेई, मुझे आप एक तरफ फेलोशिप सवाल का कर रहे मुझे हैं, जवाब दीजिए। शोएब जामेई, क्या ये आम मुसलमान वर्सेस खास मुसलमान के बीच की लड़ाई है जो दानिश आजाद अंसारी कह रहे हैं? उत्थान करने जा रहे हैं। तब दानिश आजाद अंसारी जो है तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस विषय में अभी उन्होंने खुद रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस जेपीसी कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने अपनी डिसेंट रिपोर्ट सौंपी थी और हम भी उस बात को जानते हैं। लेकिन जब डिसेंट रिपोर्ट के बारे में जब पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट टेबल्ड हुई, जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? सारे मेंबरों ने पढ़ी है जो जेपीसी में मौजूद थे। और उसी के बाद जब पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट टेबल्ड हुए, वहीं पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि हमारी डिसेंट रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। चलिए मैं जवाब लेता हूं। अनिला सिंह जी, विपक्ष ने जो अपनी रिपोर्ट दी इस पर क्या उसको शामिल नहीं किया गया? ये आरोप आपके ऊपर ये लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी से छुपती नहीं है, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आ जाती है और किसी भी माध्यम से आए एक एक खबर आती है कि जब चर्चा होती है तो वहां पे किस तरीके का तमाशा जो विपक्ष वाले करते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं, कभी सर फोड़ कर, कभी हाथ कटवा कर कि देखो हम आपके सबसे बड़े वकील हैं। जाति हो रही, जाति, जुमई साहब कह रहे हैं लगातार जो है ये सरकार जाति करे। एक तो जाति गिनवा दीजिए। भव्य राम मंदिर अगर बना है, हिंदू मंदिर था, वहां तोड़कर मस्जिद बना दी। वहां पर अगर भव्य राम मंदिर बना है, 1 बिलियन से भी ज्यादा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस राष्ट्र में रहती है, अगर उसका मान सम्मान, उसकी कद्र जो है सुप्रीम कोर्ट ने करी है, तो आपको लग रहा है कि भाई साहब बड़ी जाति हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो है कानून आ गया, तो वो क्या जाति हो रही है मुसलमानों के खिलाफ? आप मुझे उदाहरण देकर तो बता दीजिए मोदी सरकार ने कौन सी ऐसी खिलाफत कर दी आप लोगों की? अनिला जी एक सवाल और है। अनिला जी एक सवाल और है, क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये जो राजनीतिक दल आपके सहयोगी हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरह से आपका साथ देंगे? आप आश्वस्त हैं? अभी आप ही ने बताया ना, बिल्कुल नहीं देंगे। किरण रिजिजू ने क्या कहा कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी होगी। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसी हवाई बात कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस से, मैं पूछना चाहूंगी जुमई साहब से कि 1954 से लेके 2013 तक जो इसको एम्पावर करते रहे लगातार, क्या वो दुरुस्त था? जो ये वक्फ एक्ट का जो सेक्शन सी है, जिसमें ये था कि पर्सन इंटरेस्टेड को चेंज करके पर्सन एग्रीव्ड कर दिया गया था, वो बदलाव ठीक था?
गिरेबान में झांक कर देखा है आप लोगों ने कभी भी? अरे खुली बाहों से आप लोगों का हम लोग, जब आप लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, स्वागत किया, घर आप लोगों के यहाँ बसवाया। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिन लोगों ने बसाया उन्हीं का चलिए मैं जवाब लेता हूँ शोएब जामेई। बदलाव करना चाह रहे हैं तो नहीं, ये तो शोएब जामेई से मैं आपके पास इसका जवाब लूंगा, लेकिन केसी त्यागी का क्या कुछ कहना है, जेडीयू के नेता, आइए एक बार आपको सुना देते हैं इस बिल पर। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में लाया जा रहा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल जो है अब कल टेबल किया जाना है, इस पर जेडीयू की क्या? देखिए, जेडीयू की राय, पार्टी के जो मंत्री हैं ललन सिंह जी, वो पहले ही सदन में रख चुके हैं जो इसके समर्थन में है। लेकिन इसी बीच में कुछ मुस्लिम आउटफिट्स ने पटना में जाकर के बातचीत की है नीतीश कुमार जी से और अपनी चिंताएं शेयर की है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी और पार्टी ने सलाह मशवरा करके कुछ सुझाव जरूर इसमें दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो सुझाव हैं वो सरकार को स्वीकृत होंगे और जो पार्टी का रुख है कल सदन में नेता और ललन सिंह जी स्पष्ट कर देंगे। सर, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो इंडिया अलायंस के दल हैं वो चाहते हैं कि आप इसके विरोध में हैं, जेडीयू के विरोध में आए, इसका समर्थन ना करें, क्या? नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को एक दल बनाने के लिए भी कह रहे थे। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए लोकसभा में, हम तो ऐसा भी चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी और अन्य कई दलों की मनमानी की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, तो उनके विचारों को हम एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।